लास्ट टाइम हमने दो फेयर के प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन शब्द आप आए दिन यूज़ करते रहते हैं, हमारी लाइफ में बहुत यूज़ होता है, स्पेशली स्कूल्स में। तो यहाँ पर डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन का मतलब है कि अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना, अपने प्रोमिसेस को पूरा करना और जो भी इंस्ट्रक्शंस मिले उनको मानना। ये दो लोग जो इन्वॉल्व हैं हमारे बिजनेस में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़, ये डिसिप्लिन वर्ड दोनों के लिए ही कहा गया है। मैनेजमेंट का काम है कि जो भी वो अपनी कमिटमेंट्स करता है, जो भी वो प्रोमिसेस करता है, उनको पूरा करे। और एम्प्लॉयज़ का काम है कि जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, जो भी उनको काम दिया जा रहा है, उनको वो उन कामों को वो पूरा करे, अकॉर्डिंग टू प्लान काम करे। अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है तो वो डिसिप्लिन है। तो फ्योर का कहना था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर हर एक एम्प्लॉय, हर एक पर्सन अपने किए हुए प्रोमिस को पूरा करे और उसको जो भी काम दिया जा रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, वो उन इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से फॉलो करे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल मैंने लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल के तरीके से समझाया था पिछले चैप्टर में, अब इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल कहता है कि वन पर्सन शुड रिसीव कमांड फ्रॉम वन बॉस ओनली। एक इंसान को सिर्फ एक ही पर्सन इंस्ट्रक्शन दे, कमांड दे। इसके लिए कहा जाता है वन पर्सन वन बॉस। लेकिन कई स्टूडेंट्स, कई लोग इसे गलत तरीके से ले जाते हैं। ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि एक ही बॉस होना चाहिए। बॉस कैन बी मैनी, बट अ पर्सन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन पर्सन ओनली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ऐसा क्यों? अगर 2 या 3 बॉस होंगे तो क्या होगा? इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि जिस पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा बॉसेस से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी और वो अलग अलग होंगी, तो वो कंफ्यूज रहेगा कि किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए, किसकी फॉलो ना किया जाए। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी, हो सकता है वो काम मुझे चुराए। ए बॉस को कहे कि मुझे बी बॉस ने काम दिया है, और बी से कहे मुझे सी ने काम दिया, और सी से कहे मुझे ए ने काम दिया, और काम किसी का भी नहीं करे। तीसरी प्रॉब्लम आती है ईगो क्लैशेस बिटवीन बॉसेस। बॉसेस के बीच में आपस में झगड़ा होगा कि नहीं, मेरा काम पहले पूरा किया जाएगा। तो ये हेनरी फ्योर का ये मानना था कि ये प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वन पर्सन शुड रिसीव कमांड फ्रॉम वन बॉस। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की में अगर बहुत सारी यूनिट्स हैं तो वो सब अलग अलग डायरेक्शन में नहीं करनी चाहिए। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सबके अलग अलग टारगेट हो सकते हैं, लेकिन वो टारगेट इस तरीके से सेट होने चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन should be directed towards common plan. एफर्ट्स, हेनरी फ्योर का ये कहना था कि ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए कि जितने भी प्लान्स, जितने भी छोटे छोटे प्लान्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनका एंड रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव करना हो। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट। इसको बहुत ही आसान प्रिंसिपल है, लेकिन इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें
तीन शब्द आए हैं, सबॉर्डिनेशन, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट। पहले आप इन तीनों का मतलब समझें। कॉमन इंटरेस्ट, हम सबका फायदा, कॉमन। यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन का फायदा। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मेरा पर्सनल फायदा। तो जब मैं इनका सीक्वेंस बनाऊं कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनमें से एक चीज़ ऊपर आएगी और एक चीज़ नीचे। जब हम पोस्ट वाइज बात करते हैं ना, लोगों की पोस्ट वाइज, तो जो हायर पोस्ट पे होता है वो सीनियर कहलाता है, और जो उसका जूनियर होता है, जो उसके अंडर काम करता है, वो सबॉर्डिनेट कहलाता है। वहाँ से वर्ड आया है सबॉर्डिनेशन। यहाँ पे ये कहा गया है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी सबॉर्डिनेट टू कॉमन इंटरेस्ट, यानी हमेशा कॉमन इंटरेस्ट ऊपर रखना है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट उसके बाद। आपको अपने पर्सनल फ़ायदे से हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा पहले देखना है। हर एक एम्प्लॉय को, हर एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में अपने पर्सनल बेनिफिट से ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट पहले ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसी बात हो रही है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका तो नुकसान हो रहा है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो रहा है, तो आपको वो काम करना चाहिए। और कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका फ़ायदा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ आपका कोई कज़न है और वो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आपको ये मालूम है कि मार्केट में यही चीज़ कम प्राइस में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपके कज़न का नुकसान होता है, और कज़न से ख़रीदते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है। तो यहाँ पर आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देंगे और आप वो चीज़ मार्केट से खरीदेंगे। ये हुआ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है जो भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को मेहनताना देते हैं, मेहनत का बदले देते हैं, सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन। तो दिस प्रिंसिपल सेज दैट वर्कर्स शुड बी पेड फेयर वेजेस। उनको आपको फेयर वेजेस देनी है, उनके काम के हिसाब से उनको रिम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वो मेहनत करें उतनी ज़्यादा उनकी रिम्यूनरेशन होनी चाहिए।